Hello. So we are starting the Polity by Lakshmikant book reading, and we will follow the sequence of chapters as given by IAS PCS पाठशाला जो यूट्यूब चैनल है उसके द्वारा जैसे सजेस्ट किया है उन्होंने, ऐसे हम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। तो उन्होंने इस चैप्टर को फर्स्ट पढ़ने के लिए कहा है कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा या फर्स्ट वीडियो है ये। तो चलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बात क्या यहाँ पर दिया है। मैंने एक बार पढ़ा था बट मैंने पूरा बुक कंप्लीट नहीं कर पाया, बट मैं दोबारा फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब। तो देखते हैं, चलिए। तो देखिए, डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। It was in 1934 that the idea of a constituent assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy, a pioneer of communist movement in India। तो पहली यहाँ पर देखो 1934 से स्टार्ट हो रहा है बात। यहाँ पर एक पर्सन की नाम आ रहा है, क्या है वो? M.N. रॉय। M.N. रॉय जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था कि जो आइडिया है ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो ये इन्होंने बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि ऐसा एक होना चाहिए। तो इन्होंने पुट फॉरवर्ड किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, एंड ये एक्चुअल में कौन था? एक पायोनियर कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया था, एक पायोनियर था ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। देन एक साल बाद इन 1935 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस for the first time officially demanded a constituent assembly to frame the constitution of India। देन उसके एक साल बाद ही INC इंडियन नेशनल कांग्रेस वही सेम डिमांड रखता है, ऑफिशियली डिमांड रखता है ब्रिटिश के पास कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। In 1938, Jawaharlal Nehru, on behalf of the INC, declared that the Constitution of Free India must be framed without outside interference। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं? 1938 में इन्होंने बताया कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो इंडिपेंडेंट होगा और बाहर की जो एनी इंटरफेरेंस से इसको हमको बचाएगा इंडिया को। ठीक है, और हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो बनाने में मदद करेगा। ऑन बिहाफ ऑफ द डिक्लेयर दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। यहाँ पर कोई बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं होगा और इसके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जिसमें क्या होगा, वो असेंबली का जो मेंबर होगा वो इलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, तो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर वो मेंबर्स जो है इलेक्ट किया जाएंगे और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। तो यहाँ पर हमने दो इंपॉर्टेंट इवेंट देखा है, 1934, 1935 एंड 1938। 1934 में M.N. रॉय आकर पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आइडिया को पुट फॉरवर्ड किया, सामने रखा सबके सामने। और 1935 में कांग्रेस नेशनल पार्टी क्या किया, ब्रिटिश के सामने ऑफिशियली डिमांड रखा कि हाँ हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। और फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ये बोलता है कि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगा और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जितने भी मेंबर्स होंगे वो हम एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्ट करेंगे। नाउ the demand was finally accepted in principle by the British government in what is known as the August Offer of 1940। तो 2 साल बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने बताया और 1940 में इसको ब्रिटिश ने एक्सेप्ट भी किया कि ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे और वही तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, ऐसा शायद। तो 1940 में अगस्त ऑफर नाम से इसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिए, ब्रिटिश ने मान लिया। Then 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, a member of the cabinet, came to India with a draft proposal of the British government on the framing of an independent constitution to be adopted after the World War II। Then 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स आके बताते हैं कि ठीक है, जो ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट लाते हैं और हमारा इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन
जो कि है वो वर्ल्ड war II के बाद बनेगा, तो ये प्रपोजल उन्होंने दिया। अब देखो, द क्रिप्स प्रपोजल वर रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। क्रिप्स का जो प्रपोजल है वो मुस्लिम लीग ने जो है रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया, व्हिच वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू टू ऑटोनोमस स्टेट्स विद टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। एंड क्यों रिजेक्ट किया? तो फिर ये स्टैफोर्ड क्रिप्स का जो प्रपोजल था उसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बात शायद नहीं था, और इसलिए इसीलिए जो मुस्लिम लीग है वो इसको रिजेक्ट किया, क्योंकि उन्होंने चाहा था कि हमारा जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेंगे, ठीक है, दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमको बनाना पड़ेगा। एक हो गया इंडिया को डिवाइड किया जाएगा, तो एक हो गया इंडिया के लिए, और दूसरा होगा हमारा इंडिया के लिए एक है, और दूसरा होगा पाकिस्तान के लिए। तो इसलिए जो है ये बात नहीं था, तो क्रिप्स प्रपोजल रिजेक्ट किया उन्होंने मुस्लिम लीग, ठीक है। फाइनली ए कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया, और उसके बाद एक कैबिनेट मिशन फाइनली आया इंडिया में, और while it rejected the idea of two constituent assemblies, it put forth a scheme for the constituent assembly which more or less satisfied the Muslim League। तो वो कैबिनेट मिशन आके क्या क्या कि दो असेंबली नहीं, तो दो असेंबली बनाने के बाद तो नहीं किया, बट उन्होंने एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऐसा प्रपोजल दिया जिसमें मोरलेस मुस्लिम लीग ने सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो ये था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमने क्या पढ़ा? डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फर्स्ट पॉइंट ही अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब से शुरू, कहाँ से हो रहा है कि एक डिमांड से, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने पड़ेंगे ऐसे, हमारा जो लीडर्स है उन्होंने ये डिमांड रेज किया, और इसका आइडिया पुट फॉरवर्ड किया था 1934 में एम एन रॉय ने। फिर 1935 में कांग्रेस ने इस आइडिया को अडॉप्ट किया और उन्होंने एक फॉर्मल प्रपोजल ब्रिटिश के सामने रखा। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर किया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगा ये हमारा इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा जिसमें बाहर का कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा, ठीक है। और फिर 1940 में जाकर इसको ब्रिटिश ने एक्सेप्ट भी किया, जिसको अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। और फिर 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की जो है वो एक मेंबर था कैबिनेट मिशन का, तो उन्होंने एक प्रपोजल रखा, और वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्रपोजल था वो बोला कि वर्ल्ड war II के बाद जो है हमारा इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। बट इस प्रपोजल को किसने रिजेक्ट किया? मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया इस प्रपोजल को। और क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि उन लोगों ने चाहा था कि दो असेंबली बनाना पड़ेगा, एक हो गया इंडिया के लिए और दूसरा होगा पाकिस्तान के लिए। बट ये प्रपोजल इसलिए वो नहीं था ये ऐसा प्रोविजन, तो उन्होंने ये स्टैफोर्ड क्रिप्स का जो भी प्रपोजल था उसको रिजेक्ट किया। और फाइनली फिर से कैबिनेट मिशन बनाया गया, जो क्या क्या है ऐसा एक प्रपोजल दिया, दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाया, बट ऐसा एक प्रपोजल दिया जिसमें मुस्लिम लीग सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तापर देखो उसके बाद दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। तो मतलब ये 1942 में उसके बाद आया। ये कैबिनेट मिशन कब बना था इसका यार यहाँ पर नहीं दिया गया, देखना पड़ेगा। तो 1946 में अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको फॉर्म किया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। मतलब जैसा प्लान में बोला था कैबिनेट मिशन की, वैसा ही प्लान फॉलो करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया गया 1946 में। द फीचर्स ऑफ द स्कीम वेयर, तो ये कैसे बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्चुअली, तो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी 389। मतलब जो नंबर ऑफ मेंबर्स होगा वो 389 होगा टोटल। ऑफ दिस 296 वर टू बी एलोकेटेड टू ब्रिटिश इंडिया। इनमें से 296 सीट्स होगा ब्रिटिश इंडिया का जो टेरिटरी है उसमें से, और बाकी 93 सीट्स होगा प्रिंसली स्टेट्स के लिए। मतलब प्रिंसली स्टेट्स से 93 मेंबर्स या रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, और जो भी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है उनमें से 296 मेंबर रहेगा।
Out of 296 allotted to the British India, 292 members were to be drawn from the 11 governors provinces and 4 from the 4 chief commissioners provinces, वन फ्रॉम ईच। तो ये 296 का भी फिर से एक क्राइटेरिया रखा गया कि इनमें से जो 292 मेंबर्स होगा वो कहाँ से ड्रॉ किया जाएगा। एक्चुअल में ब्रिटिश इंडिया जो है सीट्स अलॉटेड to be drawn from the 11 governors provinces, सॉरी 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस है, तो उन 11 प्रोविंसेस से 292 मेंबर्स को लिया जाएगा और बाकी जो 4 में रह गया सीट तो वो कहाँ से आएगा, वो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस से आएगा, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से आएगा। और ये एक था गवर्नर्स प्रोविंस, ठीक है, तो ये होगा गवर्नर्स प्रोविंस और हो गया चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। तो दो प्रोविंसेस था, एक हो गया गवर्नर प्रोविंस और दूसरा हो गया चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, ठीक है। तो गवर्नर्स प्रोविंस से आएगा 11 था, टोटल गवर्नर्स प्रोविंस 11 था और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस 4 था। तो 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस से 4 मेंबर आएगा और ये जो 11 गवर्नर्स प्रोविंस था इनमें से टोटल 292 मेंबर्स आएगा, तो टोटल हो जाएगा 389 मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट्स, मतलब अगर स्टेट स्मॉल है तो उसको ग्रुप कर दिया जाएगा और वहां से एक लिया जाएगा ऐसा। और टू बी अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। तो ये जो भी प्रिंसली स्टेट्स था या फिर प्रोविंस था, तो कौन सी प्रोविंस से कितना मेंबर्स आएगा ये कौन सी बेसिस में डिसाइड होगा ना, उस प्रोविंस का पॉपुलेशन कितना है तो उस रेशियो से इसको डिसाइड किया जाएगा कि उनमें से कितना मेंबर असेंबली में आएगा, ठीक है। राफली 1 सीट वाज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन। तो ये राफली क्राइटेरिया क्या था कि 1 मिलियन पॉपुलेशन मतलब 10 लाख पॉपुलेशन अगर किसी प्रोविंस का है तो उनमें से एक मेंबर आएगा, ठीक है, एक सीट उसके लिए रहेगा या फिर एक मेंबर आएगा। तो अगर 10 लाख पॉपुलेशन हो गया तो 1 मेंबर आएगा, 20 लाख हो गया तो 2 मेंबर उनमें से वहां से आएगा, प्रोविंस या फिर जो भी प्रिंसली स्टेट्स है वो, ठीक है। Now, seats allocated to each British province are to be divided among the 3 principal communities। अब इनमें से देखो सीट्स जो भी होगा इनको फिर से सीट्स एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस, अच्छा प्रिंसली स्टेट में नहीं, जो ब्रिटिश प्रोविंस में जो सीट्स एलोकेट हुआ है 296, इसको फिर से 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में बांटा जाएगा। एक हो गया मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। अच्छा, तो एक तो हो गया, ठीक है, नॉर्मल पॉपुलेशन हो गया कि 10 लाख पॉपुलेशन है तो 1 मेंबर होगा। और एक भी है, देखो रिलीजन के बेसिस पे इन्होंने सीट्स को डिवाइड करेगा। वो कौन कौन रिलीजन को कंसिडर किया, मुस्लिम्स एंड देन सिख्स एंड जनरल, बाकी मतलब मुस्लिम और सिख्स के अलावा जो भी रिलीजन रहेगा उसको जनरल कैटेगरी में इन्होंने कंसिडर किया। तो ये 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज या फिर कम्युनिटीज में इन्होंने डिवाइड किया। The representative of each community are to be elected by members of that community in the provincial legislative assembly and voting was to be by the method of proportional representation by means of single transferable vote। तो मतलब कि ये प्रोविंशियल जो भी इलेक्शन होगा तो वहां पर क्या होगा कि मान लो ये मुस्लिम कम्युनिटी का लोग जो वोट देगा या फिर जो मेंबर यहाँ पर क्या होगा इलेक्शन जो है पार्टिसिपेट करेगा तो ओनली उसको मुस्लिम कम्युनिटी का लोग ही वोट दे पाएगा, तो इसी को कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं, है ना। तो ऐसे करके रिप्रेजेंटेटिव मतलब कोई अगर सिख मेंबर है तो उनको सिर्फ सिख कम्युनिटी का ही लोग जो है वोट दे सकते हैं, ऐसा करके कुछ मतलब ऐसा बोल रहा है। और इसका जो है सिलेक्ट अल्टीमेटली रिजल्ट किसके ऊपर होगा कि मेथड क्या होगा ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे ये होगा और वोट का जो है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा। तो ये मैंने पढ़ रहा था क्लास 11th एनसीईआरटी में, ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से दिया हुआ है तो वहां पर आप देख सकते हो। और मैं बोलूंगा कि 11th एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आप सृजन इंडिया 1 बोल के एक चैनल है, तो वो सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहा है लाइन बाय लाइन, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। और इस टाइप का वीडियो मेरे को मिला नहीं तो मैं खुद से ही बनाने की कोशिश करूँ, पता नहीं ये लोग मतलब स्ट्राइक फ्राइक डालेगा कि नहीं, मतलब ये पॉलिटी का जो बुक जो पब्लिशर है तो पता नहीं।
देखते हैं, अगर वैसा कुछ है तो फिर हम डिलीट कर देंगे, कोई बात नहीं। बट मैं पढ़ रहा हूँ अभी, तो ये पढ़ने में मज़ा आ रहा है मेरे को, सीरियसनेस आ रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लेना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होती है। ठीक है, देन देखो, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स आर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। और जो प्रिंसली स्टेट्स होगा उसमें कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होगा, वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो कौन सिलेक्ट कर देगा, या फिर नॉमिनेट करेगा कौन, वो प्रिंसली स्टेट का हेड जो रहेगा वो नॉमिनेट कर देगा। तो ऐसा एक कॉम्पोजिशन उन्होंने बनाया, या फिर क्या हमने पढ़ा था कटिंग, यहाँ कॉम्पोजिशन ऐसा बनाया गया था, प्लान ऐसा था। इट इज दस क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी अ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। यस, it is very clear that the total 389 members that will come in the constituent assembly will be selected based on the election as well as nomination। ठीक है, तो ये था बात। Moreover, the members are to be indirectly elected by the members of the provincial assemblies who themselves are elected on a limited franchise। ये देखो, ये तो ऐसा कुछ इलेक्शन टाइप का था नहीं, आज के टाइम का जो इलेक्शन है वैसा तो प्रोविजन नहीं था। तो क्या था यहाँ पर, लिमिटेड फ्रेंचाइज था, मतलब सबने वोट शायद नहीं दिया था, या फिर कुछ क्राइटेरिया पर था, इसको बाद में देखना पड़ेगा इसको। द मेंबर्स आर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जैसे हमारा राज्यसभा में इलेक्ट होता है अभी का, तो वैसे इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा वो मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली से, हु देमसेल्व्स आर इलेक्टेड ऑन ए लिमिटेड फ्रेंचाइज। ओके, the elections to the Constituent Assembly, that is for 296 allotted to the British India provinces, are held in July-August 1946। तो ये जो इलेक्शन है ये 1946 जुलाई अगस्त के मंथ में हो गया था। ठीक है, 1946 का जुलाई अगस्त में इलेक्शन हुआ। 1946 का 1946 का जुलाई अगस्त के मंथ के टाइम के इसका इलेक्शन कंडक्ट किया गया, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर होगा उसका। ओके, नाउ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ओन 208 सीट्स, द मुस्लिम लीग 73 सीट्स, एंड द स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट्स गॉट द रिमेनिंग 15 सीट्स। तो इनमें से पार्टी था, देखो एक तो मेजर पार्टी था आईएनसी था और मुस्लिम लीग था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को टोटल 208 सीट्स मिला और मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिला, और बाकी जो 15 सीट्स है वो अदर ग्रुप्स को गया। However, the 93 seats allotted to the princely states were not filled as they decided to stay away from the Constituent Assembly। और जो 93 सीट्स में 296 तो था इन प्रिंसली सॉरी ब्रिटिश प्रोविंसेस के लिए था, प्रोविंसेस के लिए था। ठीक है, प्रोविंशियल क्या था, हाँ मतलब ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के लिए था। और बाकी 93 सीट्स जो प्रिंसली स्टेट्स के लिए एलोकेट किया गया था वो फुल नहीं हुआ, फिल नहीं हुआ, सीट्स फिल नहीं हुआ, वैकेंट रह गया, क्योंकि कहीं प्रिंसली स्टेट्स जो था उन्होंने स्टे अवे फ्रॉम, मतलब इनमें पार्ट नहीं लेने का डिसाइड किया था। Although the Constituent Assembly was not directly elected by the people of India on the basis of adult franchise, ये देखो ये बात बता रहा है कि डायरेक्टली जो अभी का जो इलेक्शन है वैसे तो नहीं सिलेक्ट किया गया था। द असेंबली कॉम्प्राइज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, एससीज, एसटीज, इंक्लूडिंग वुमेन ऑफ ऑल दिस सेक्शंस, बट somehow they managed to include the members from all the Indian communities like mentioned here। The assembly included all important personalities of India at that time, और उसके उस समय का जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सन्स थे वो उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंक्लूड किया गया विथ द एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी। बट ये महात्मा गांधी जो था इनको मतलब इसका डेथ कब हुआ, एग्जैक्ट डेट बता सकते हो? तो ये मतलब गांधी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं था एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये था कॉम्पोजिशन। अब देखो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो असेंबली बन गया, ठीक है, जिसका मर्जी है वो आया, जो प्रिंसली स्टेट्स नहीं आया, बट समहाउ मतलब दिया नहीं गया डिटेल्स, हम मान लेते हैं कि उन्होंने काम करना स्टार्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
आप देखते हैं पढ़ते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946। तो देखो जुलाई अगस्त में क्या हो गया, मतलब मान लेते हैं अगस्त में इलेक्शन हो गया, सब सारे जो कौन मेंबर्स बनेगा वो सारे डिसाइड हो गया, और इन मेंबर का फर्स्ट मीटिंग कब हुआ, फर्स्ट मीटिंग हुआ आपका 9 दिसंबर 1946 में इन लोगों का मतलब फर्स्ट मीटिंग हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी जो है ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पार्ट नहीं था, और फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था ये December 9, 1946 में, मतलब 1946 में ही जुलाई अगस्त मंथ में इलेक्शन हुआ, और फिर दिसंबर में मतलब 1946 के एंड में जाकर फर्स्ट मीटिंग भी इसका इन लोगों ने कर लिया, मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग एंड इंसिस्टेड ऑन ए सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और बट ये फाइनली मुस्लिम लीग देखो जाकर यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि उनको एक अलग डिमांड था कि अलग क्या था, एक पाकिस्तान चाहिए, मतलब इंडिया से उन सेपरेट और एक स्टेट नेशन चाहिए। द मीटिंग वाज दज अटेंडेड बाय ओनली 211 मेंबर्स। तो मुस्लिम लीग को कितने सीट्स मिले थे, 73, ठीक है 73। तो देखो 208 सीट्स तो था, और मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो वो तो अटेंड किया, आई थिंक यहाँ पर बोले 211 मेंबर्स, तो मुस्लिम लीग का सारे बातिल हो गया। तो क्या ओनली 3 प्रिंसली स्टेट्स आए थे क्या, तो ये देखना पड़ेगा फर्दर, अगर आप मतलब यहाँ पर तो नहीं दिया गया, ये सारे क्वेश्चन है जो कि हमको गौर करने चाहिए, फिर जो भी है। ठीक है, तो टोटल 211 मेंबर्स आके इस मीटिंग को फर्स्ट मीटिंग को अटेंड किया। ठीक है, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर was elected as the temporary president of the assembly following the French practice। ये फ्रेंच प्रैक्टिस क्या है नहीं पता, बट ये सच्चिदानंद साहा, ये नाम याद रखिएगा कि सच्चिदानंद साहा जो है सच्चिदानंद साहा, सॉरी साहा की बोल रहा है, सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, इनको टेम्पररी प्रेसिडेंट एज ए टेम्पररी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया या फिर मान लिया गया, क्योंकि इन्होंने ओल्डेस्ट मेंबर था सबसे। ठीक है, फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस, फ्रेंच प्रैक्टिस मतलब क्या होता है इसको देखना पड़ेगा, फ्रेंच प्रैक्टिस क्या बोलते हैं। अब लेटर उसके बाद देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बना था हमारा इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। ठीक है, और उन्होंने ही था। सिमिलरली बोथ H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णमाचारी वर इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट। और तो पहले देखा हमने टेम्पररी प्रेसिडेंट एक बनाया गया, उसके बाद एक परमानेंट प्रेसिडेंट भी आया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। तो टेम्पररी था सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक, और परमानेंट बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब वाइस प्रेसिडेंट भी बना था, दो बना था वाइस प्रेसिडेंट, एक था H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णमाचारी। ओके, तो याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट कौन था, V.T. कृष्णमाचारी एंड H.C. मुखर्जी। ठीक है, मैं नोट भी कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा खाता में ऑलरेडी, तो मतलब पढ़ते पढ़ते तो आप भी ऐसे स्केच बना सकते हो इस टाइप का, जैसे कि बनाते हैं मेरे को तो अच्छा लगता है कभी कभी, हमेशा नहीं कभी कभी। तो H.C. मुखर्जी एंड जो है हमारा V.T. कृष्णमाचारी, इन दोनों ने बना वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इन दोनों ने वाइस प्रेसिडेंट बन गया। आप देखते हैं, तो इन अदर वर्ड्स द असेंबली हैड 2 वाइस प्रेसिडेंट। हाँ वो तो दिख ही रहा है कि एक प्रेसिडेंट था और 2 वाइस प्रेसिडेंट इस असेंबली का था। तो ये था वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब स्टार्ट हो रहा है। हमने देखा कि 9 दिसंबर 1946 को इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग हो रहा है, जहाँ पर ओनली 211 मेंबर पार्टिसिपेट करता है, और मुस्लिम लीग इसको बॉयकॉट करता है। और जो टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना जाता है वो था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया, और 2 वाइस प्रेसिडेंट था, एक था H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णमाचारी। ठीक, अब देखो आता है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। तो दिसंबर 9 को हो गया, और 4 दिन बाद December 13, 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन।
तो 4 दिन बाद जो मूव्ड किया, मतलब वो जो भी होती है ना पार्लियामेंट में मोशन इस टाइप का कुछ, तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इस असेंबली के सामने रखा। इट लेट डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी फिलोसॉफी पे बेस्ड होगा वो, और फंडामेंटल्स क्या क्या होगा, वो सारे इन्होंने नेहरू ने इसमें बताया, जिसको ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन बोला गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब प्रेजेंट किया गया? फर्स्ट मीटिंग के 4 दिन बाद, यानी 30 दिसंबर 1946 में। तो इसमें क्या बोला गया देखो, एक था कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स इट्स फर्म एंड solemn resolve टू प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट sovereign रिपब्लिक एंड टू ड्रॉ अप फॉर हर फ्यूचर गवर्नेंस अ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा फ्यूचर इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, wherein the territories that now comprise British India, the territories that now form the Indian states, and such other parts of India as are outside India, and the states as well as other territories as are willing to be constituted into the independent sovereign India, shall be a union of them all. And sorry, तो जो भी ब्रिटिश इंडिया का जो पार्ट है आज, और जो भी स्टेट्स है या फिर इंडिया का बाहर, मतलब जो हमारा अंडमान था उसकी बात कर रहे हैं शायद, लक्षद्वीप, तो ये सब क्या होगा, एक यूनियन होगा, यूनियन, ये सब मिलकर इंडिया बनेगा। तो wherein the said territories, whether with their present boundaries or with such others as may be determined by the constituent assemblies, and thereafter according to the law of the constitution, shall possess and retain the status of autonomous units together with residuary powers, and exercise all powers and functions of government and administration, save and except such powers and functions as are vested in or assigned to the union, or as are inherent or implied in the union or resulting therefrom। ये बहुत था पे, तो इतना समझने की यहाँ पर कि मेरे को लगता नहीं कि उतना जरूरी है, बट बात ये कि इन्होंने बोले जो भी है हमारा बेसिक प्रिंसिपल है उसको यहाँ पर बताया गया था कि ये सारे यूनियन होकर इंडिया बनेगा, और क्या है कि retain the status of autonomous units together with residuary powers and exercise all powers and functions of government। तो ये सारे बात है, देख लीजिएगा। उसके बाद देखो एक बार पढ़ लेते हैं। wherein all power and authority of the sovereign independent India, its constituent parts and organs of government are derived from the people। तो जो पावर होगा अथॉरिटी का वो सारे पीपल से, मतलब अल्टीमेट पावर पीपल से आएगा। wherein इलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, wherein shall be guaranteed and secured to all the people of India justice, social, economic and political equality of status of opportunity and before the law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action subject to law and public morality। तो ये सारे जो भी है फिलोसफी की बात करें कि ये सारे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देगा, और मतलब ये सब कभी सबका ध्यान रखेगा। wherein adequate safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal areas, and depressed and other backward classes, and whereby shall be maintained the integrity of the territory of the republic and its sovereign rights on land, sea and air according to justice and the law of civilized nations, and this ancient land attains its rightful and honored place in the world and makes its full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind। This resolution was unanimously adopted by the Assembly on January 22, 1947। तो इसको कब प्रेजेंट किया गया देखो, 13 दिसंबर 1946 में, और इसको असेंबली ने क्या किया, अनएनिमसली इसको, इस रेजोल्यूशन को एडप्ट किया, यानी मान्यता दिया, मान लिया। तो वो कितने दिन बाद, जनवरी 22, 1947, मतलब हाँ ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनेगा। तो 22 जनवरी 1947 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की क्या एनोनिमसली, मतलब किसी का नाम नहीं लिखा था शायद, ऐसा बताना चाह रहा है कि इसको एडॉप्ट किया, मान लिया। इट इन्फ्लुएंस द इवेंचुअल शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अकॉर्डिंग ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है। इट्स मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म्स द प्रीएम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें जो भी बात लिखा है इसको मॉडिफाई करके हमारा जो आज का प्रीएम्बल है उसमें, मतलब प्रीएम्बल को बनाया गया, ठीक है।
तो ये प्रियम्बल हमारा जो भी है आज का प्रियम्बल का क्या है, एक्चुअल में सोर्स क्या है, ये जो नेहरू का ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन से को मॉडिफाई करके हमारा प्रियम्बल बना है। ठीक, अब देखो चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट तो हमने 22 जनवरी 1947 में एंटर कर चुका है। The representatives of the princely states who had stayed away from the Constituent Assembly gradually joined it. तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन नहीं किया था पहले, तो उन्होंने धीरे धीरे आके ज्वाइन करने लगे। और अप्रैल 28, 1947 में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द 6 स्टेट्स आर पार्ट ऑफ द असेंबली। After the acceptance of the Mountbatten Plan of June 3, 1947 for the partition of the country, the representatives of most of the other princely states took their seats in the assembly. तो ये क्या है, ऑन अप्रैल 28, 1947 तो प्रिंसली स्टेट में ओनली 6 स्टेट्स क्या था, असेंबली का पार्ट था। उसके बाद जब जून 3, 1947 में माउंट बैटन प्लान आया और वो पार्टीशन की बात किया कि हाँ अलग पाकिस्तान बनेगा और इंडिया डिवाइड हो जाएगा, तो क्या क्या प्रिंसली स्टेट्स धीरे धीरे असेंबली का पार्ट बनने लगे। और द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन ऑल्सो एंटर्ड द असेंबली। और मुस्लिम लीग का ये डिमांड था, तो उनका भी डिमांड पूरा हो गया, तो उन्होंने भी जो है इंडियन डोमिनियन ऑल्सो एंटर्ड द असेंबली, मतलब उन्होंने भी असेंबली में आने लगा। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द असेंबली। और उसके बाद 3 चेंजेस हुआ। ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बना, उस एक्ट के दौरान 3 चेंजेस हुआ। द असेंबली वाज मेड अ फुली सॉवरेन बॉडी व्हिच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड। मतलब ये पूरा इंडिपेंडेंट होकर काम करेगा। द एक्ट एम्पावर्ड द असेंबली टू एब्रोगेट और ऑल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। और इंडिया के लिए ब्रिटिश ने जितने भी लॉ बनाया है वो उसको एब्रोगेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। द असेंबली ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग बॉडी। इन अदर वर्ड्स 2 separate functions are assigned to the assembly, that is making of the constitution for free India and enacting of ordinary laws for the country। तो लेजिस्लेटिव बॉडी बन गया, इसका काम 2 काम मेनली दिया गया। एक हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इंडिया के लिए, फिर इंडिया के लिए, और जो है लॉज जो होगा उसको इनेक्ट करना। These 2 tasks were to be performed on separate days। और ये 2 टास्क 2 सेपरेट डेज में किया जाएगा। Thus the assembly become the first parliament of free India Dominion legislature। Whenever the assembly met as the constituent body, it was chaired by Dr. Rajendra Prasad, and when it met as the legislative body, it was chaired by G.V. Mavalankar। तो 2 काम बनाएगा। पहले से था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, ये तो पहला काम था। बट ये 1947 एक्ट के बाद, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद और एक काम आ गया, वो था लेजिस्लेटिव बॉडी बन गया इन्होंने एक भी। तो इसका लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, तो लॉ बनाना पड़ेगा इंडिया के लिए। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट था, मतलब जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का डिस्कशन होगा, उस डिस्कशन का जो प्रेसिडेंट था वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक सेपरेट डे में किया जाता था, और लॉ मेकिंग के लिए भी जो भी डिस्कशन होगा वो अलग डे में किया जाएगा। और उसका जो प्रेसिडेंट होगा या फिर चेयरमैन रहेगा वो था जी.वी. मवलंकर। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि 1947, ये देखो हमारा एक क्या डेट देखा कि जून 3, 1947, तो ये इम्पोर्टेंट है, जून 3, 1947। इसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम लीग, मतलब इस जून माउंट बैटन प्लान इसमें आया स्टेट को, और उसके बाद मुस्लिम लीग ने जो है असेंबली को ज्वाइन करने में मतलब सहमत हुआ या फिर ज्वाइन किया। उसके बाद लेजिस्लेटिव बॉडी एज ए बॉडी लेजिस्लेटिव बॉडी मान लिया गया। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आया एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, तो लॉ मेकिंग बॉडी बन गया, और उसका चेयरमैन हुआ जी.वी. मवलंकर। तो सेपरेट डेज में उनका मीटिंग होता था, एक था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और एक था एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी एंड एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी। Those 2 functions continued till November 26, 1949। तो देखो जून 3, 1947 इसमें ये सारे होता है, और उसके बाद शायद ये स्टार्ट होगा।
और फिर ये कंटिन्यू हो रहा है 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो ये मीटिंग कंटिन्यू होता रहा, चलते रहा। व्हेन द टास्क ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओवर, जब तक ये मतलब सारे काम खत्म ना हो, तो उसमें उस डेट के बाद खत्म हो गया था, मतलब हो गया था सारे काम पूरा नवंबर 26 1949 को। ठीक है। द मुस्लिम लीग मेंबर्स hailing from the areas included in the Pakistan withdraw from the Constituent Assembly for India। तो मतलब मुस्लिम लीग की जो मेंबर्स पाकिस्तान की एरिया से बिलोंग करते थे, मतलब जो एरिया पाकिस्तान कहलाएगा, तो उसमें जो बिलोंग करते थे वो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया से विथड्रॉ कर लिया, मतलब चला गया वहाँ से मेंबरशिप छोड़ के। कॉन्सिक्वेंटली तो क्या होगा, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली केम डाउन टू 299 एज अगेंस्ट 389 ओरिजिनली फिक्स्ड इन 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। तो वो सेपरेट हो गया, एरिया सेपरेट हो गया, तो मेंबर भी कम हो जाएगा। तो क्या टोटल सीट जो है वो 299 हो गया। ठीक है, 389 से 299 हो गया, 299 हो गया, 389 से 299 हो गया। Okay, the strength of the Indian provinces was reduced to from 296 to 229, और इसको फिर दो भागों में बांटा गया, मतलब एक एक था, जैसे कि हमने देखा था पहले 389 में से 296 जो था वो ब्रिटिश प्रोविंसेस के लिए था, और 93 जो था प्रिंसली स्टेट्स के लिए था। तो अब टोटल ही हो गया 299, तो 296 कैसे रहेगा, तो ब्रिटिश प्रोविंसेस जो स्टेट था वो उसके लिए हो गया 229 सीट्स, और बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स था उसका सीट नंबर क्या हो गया, 93 से कम होकर 70 हो गया। द स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एज ऑन December 31 1947 इज शोन इन टेबल 2.4 ऑफ दिस चैप्टर। तो जो भी मेंबर्स था उनका नाम साथ दिया गया, देख लेते टेबल 2.4 कहाँ है। ये नहीं है, 2.4 था ना। ये देखो यहाँ पर दिखाया गया है वो कि क्या रिजल्ट था, मतलब 1946 में कौन कितना सीट्स जीते थे, ये देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो नहीं याद रखना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ से भी कम्युनिटी वाइज क्या था सिर्फ, तो वो भी दिखाया गया है। ठीक है, ये देखो मेंबर्स, तो प्रोविंसेस क्या क्या था, देखो टोटल प्रोविंस हमने देखा था 11 11 था, ये तो 12 हो गया क्यों, वो बोला गया तो 11 प्रोविंसेस था ना, हमने पढ़ा पहले कि 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस था, गवर्नर्स प्रोविंस था, और 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस था, और ये प्रिंसली स्टेट्स। अच्छा, उसके बाद शायद 12 हो गया क्या, पता नहीं। अच्छा, तो ये है, ठीक है, चलो इसको छोड़ते हैं। देखो टोटल 11 सेशन हुआ था। ठीक है, November 6 1949, तो ये याद रखना कि 11 सेशन हुआ था टोटल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, टोटल 11 सेशन हुआ था। द असेंबली मेट वंस अगेन ऑन January 24 1950 when the members appended their signatures or to the constitution of India। तो टोटल 12 हो गया। मतलब फिर से एक बार होता, बट एक्चुअल जो सेशन था वो था 11। ठीक है, हम वापस जाते हैं, तो यहाँ पर हमने था। अब देखो अदर फंक्शंस परफॉर्म, तो बाकी और क्या फंक्शन असेंबली ने किया था ना, इन एडिशन टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली also performed the following functions. It ratified the India's membership of the Commonwealth in May 1949. It adopted the national flag on July 22 1947. It adopted the national anthem on January 24 1950. It adopted the national song on January 24 1950. Elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India on January 24 1950। तो हमारा इंडिया स्वाधीन हो रहा है 1940, इंडिपेंडेंस हो रहा है 1947 में, और जो इंडियन फर्स्ट प्रेसिडेंट बन रहा है वो 1950 में बन रहा है। देखो जो January 24 को बन रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड 11 सेशंस, हमने अभी देखा वो लिस्ट में भी, ओवर 2 years 11 months and 18 days। तो टोटल जो डेज था
26 नवंबर तक 1949 तक, तो वो था 2 years 11 months एंड 18 days, लगभग 3 years के आसपास। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लगभग 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन को इन लोगों ने पढ़े थे। एंड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसीडर्ड फॉर 114 days, और बाकी जो ड्राफ्ट किया गया था उसको 114 days तक उसको क्या किया, रिवाइज किया गया था, फिर डिस्कशन किया गया था उसमें। द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमाउंटेड टू 64 लाख। तो जो एक्सपेंडिचर हुआ था, जो कॉस्ट पड़ा था इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, वो था 64 लाख। On January 24, 1950, the Constituent Assembly held its final session। तो इसके बाद फाइनल सेशन हुआ और उसमें हमने देखा कि सिग्नेचर किया। तो इट हाउएवर डिड नॉट एंड एंड कंटिन्यूड एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम January 26, 1950 till the formation of new parliament after the first general elections in 1951-52। तो ये क्या था, एक प्रोविजनल पार्लियामेंट कंसीडर किया गया था इसको, और फर्स्ट इलेक्शन तक, फर्स्ट जनरल इलेक्शन तक इसको कंटिन्यू किया गया था। ठीक है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ, 1951 में, 51 52 1951 52 में इंडिया का फर्स्ट जनरल इलेक्शन कंडक्ट किया गया था। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो, कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमने तो देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसको अडॉप्ट कर लिया गया, एनेक्ट कर दिया गया, और जो भी है फर्स्ट इलेक्शन तक हमारा प्रोविजनल पार्लियामेंट रहा। ठीक है, तो ये सब है। बट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के दौरान जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो क्या था कि डिफरेंट कमिटीज बनाए थे टू डील विथ डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। आउट ऑफ दीज 8 वर मेजर कमिटीज, तो 8 मेजर कमिटी बने थे एंड द अदर्स वर माइनर कमिटीज। द नेम्स ऑफ दिस कमिटीज एंड द चेयरमैन आर गिवन बिलो। तो इन कमिटीज का नेम क्या था, इसका चेयरमैन का नाम यहाँ पर दिया गया। देखो, यूनियन पावर्स कमिटी का था जवाहरलाल नेहरू। देन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी की, इसका भी था जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी का था सरदार पटेल, और ड्राफ्टिंग कमेटी के था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देन एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड रीजन, इसका था सरदार पटेल। दिस कमेटी हैड द फॉलोइंग 5 सब कमेटी, जिसका बहुत सब कमेटी जो था हमने देखा, जैसे कि मेजर कमेटी, माइनर कमेटी। देन 6 नंबर पे है रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी, इसका था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चेयरमैन था। देन स्टेट कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट, इसका था जवाहरलाल नेहरू। एंड स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर था, चेयरमैन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी का ये याद रखना है, स्टीयरिंग कमेटी का भी याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बाकी जो है जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है, तो ये है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों कि स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमेटी का था बी.आर. अम्बेडकर। अब माइनर कमिटीज में देखो ये आता है कि फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, देन क्रेडेंशियल्स कमिटी, हाउस कमिटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी, एडहॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग, then committee on the functions of the constituent assembly, ad hoc committee on the supreme court, committee on chief commissioners provinces, expert committee on the financial provisions of the union constitution, then linguistic provinces commission, special committee to examine the draft constitution, press gallery committee, ad hoc committee on citizenship, ये सारे था। अब ड्राफ्टिंग कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमंग ऑल द कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी, सेट अप ऑन August 29, 1947। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाया गया, फिर हमारा जो इंडिपेंडेंस के बाद बनाया जा रहा है ना, अगस्त 29 को बनाया जा रहा है 1947 में। इट वाज दिस कमेटी दैट वाज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग ए ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इट मतलब सारे काम तो चल रहे थे, अब उसको एक जगह करना है, ड्राफ्ट बनाना है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, लिखना है, तो उसका कमेटी था ड्राफ्टिंग कमेटी। इट कॉन्सिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स, इनके भी टोटल 7 मेंबर थे, और चेयरमैन था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और बाकी मेंबर्स क्या ना, गोपाला स्वामी आयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी आयर, डॉक्टर के एम मुंशी, शायद मोहम्मद सादुल्ला, देन एन माधव राव, एंड देन टी टी कृष्णमाचारी,
ओके, तो ये सारे है। द ड्राफ्टिंग कमिटी आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रपोजल्स ऑफ द वेरियस कमिटीज प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वाज पब्लिश्ड इन फरवरी 1948। तो ये जो ड्राफ्ट था इसको पब्लिश किया गया बनाने के बाद। तो फरवरी 1948 में द पीपल ऑफ इंडिया आर गिवन 8 मंथ्स टू डिस्कस द ड्राफ्ट, और इसको डिस्कस करने के लिए 8 मंथ इन्होंने डिवोट किया। एंड प्रपोज अमेंडमेंट, जितने भी अमेंडमेंट था वो सजेस्ट किया। इन द लाइट ऑफ द पब्लिक कमेंट्स, क्रिटिसिजम्स एंड सजेशंस द ड्राफ्टिंग कमिटी प्रिपेयर्ड ए सेकेंड ड्राफ्ट। जो भी क्रिटिसिज्म था, सजेशन था, उसको कंसिडर करके फिर सेकेंड ड्राफ्ट बना, जो कि पब्लिश हुआ अक्टूबर 1948 में। तो फर्स्ट पब्लिश हुआ फरवरी 1948 में और सेकेंड हुआ अक्टूबर 1948 में। द ड्राफ्टिंग कमिटी टूक लेस देन 6 मंथ्स टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट। इन ऑल इट सैट ओनली फॉर 141 डेज। ठीक है, तो टोटल फिर से जो है 6 मंथ के अंदर इन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर कर दिया 141 डेज में। ठीक है, तो ड्राफ्ट जो था ये बन गया था 141 डेज में। अब इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली ऑन नवंबर 4 1948। तो देखो अक्टूबर में 1948 में सेकेंड ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया था और नवंबर 4 1948 में इसका फर्स्ट रीडिंग हुआ या फिर इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबली में। The assembly had a general discussion on it for 5 days। फिर 5 दिन तक इसका डिस्कशन चला till November 9 1948। The second reading clause by clause consideration started on November 15 1948 and ended on October 17 1949। During this stage as many as 7,653 amendments were proposed and 2,473 were actually discussed in the assembly। The third reading of the draft started on November 14 1949। Dr. B.R. Ambedkar moved a motion the constitution as settled by the assembly be passed। मतलब मोशन पास किया कि अगर सहमत हो गया तो इसको पास कर दिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि सही है, सब बिल्कुल ठीक ठाक। द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन November 26 1949 and received the signatures of the members and the president। Out of a total 299 members of the assembly, only 284 are actually present on that day and signed the constitution। This is also the date mentioned in the preamble as the date 26 November 1949 as the date on which the people of India in the Constituent Assembly adopted, enacted and gave to themselves this constitution। ऐसा ही लिखा है हमारा preamble में। The constitution as adopted on November 26 1949 contained a preamble, 395 articles and 8 schedules। तो उस दिन जब अडॉप्ट किया गया था तब 395 आर्टिकल्स था, प्रीएम्बल था और 8 स्केड्यूल्स भी था। द प्रीएम्बल वाज एनेक्टेड आफ्टर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी एनेक्टेड। प्रीएम्बल कब बना, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा एनेक्ट हो गया तो उसके बाद प्रीएम्बल एक्चुअल में बना था। Dr. B.R. Ambedkar, the then law minister, piloted the draft constitution in the assembly। He took a very prominent part in the deliberations of the assembly। He was known for his logical, forceful and persuasive arguments on the floor of the assembly। He is recognized as the father of the Constitution of India। This brilliant writer, constitutional expert, undisputed leader of the scheduled caste and the chief architect of the Constitution of India is also known as a modern Manu। अब देखो एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक था इनैक्टमेंट, ये था इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ये बता रहा है कि एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस दो टर्म का मीनिंग भी देख लीजिएगा। सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड शॉर्ट टाइटल कंटेंट इन आर्टिकल्स 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367 ये सब है केम इनटू फोर्स on November 26 1949 itself। The remaining provisions, the major part of the constitution, came into force on January 26 1950। This day is referred to in the constitution as the date of its commencement and celebrated as the Republic Day। ठीक है, तो ये एनफोर्समेंट मतलब कमेंसमेंट, शुरू हो रहा है, यहाँ से आज से लागू हो रहा है एक्चुअल में। और बाकी देखो कुछ जिस दिन बना था, साइन हुआ था 26 नवंबर
क्या 26 नवंबर 1949 को ही कुछ लागू हो गए थे ये सारे, और फिर पूरा लागू हो गया आपका जो बाकी था वो जनवरी 26 1950 में, जिसको हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी। was specifically chosen as the date of commencement of the constitution because of its historical importance. It was on this day in 1930 that Punno Swaraj Day was celebrated. Following the resolution of the Lahore session, December 1929 of the INC। तो क्यों 26 जनवरी को चूज किया गया था? क्योंकि 1930 में उस दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा किया था लाहौर सेशन में कांग्रेस ने, ठीक है, 1929 में। ओके, लाहौर सेशन दिसंबर 1929 में हुआ था, जहाँ पर पूर्ण स्वराज की शायद बात किया गया था। 1930 में जाके 26 जनवरी जो है वो पूर्ण स्वराज की घोषणा किया था, सेलिब्रेट किया था। तो इसलिए विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 विद ऑल एनैक्टमेंट्स अमेंडिंग और सप्लीमेंटिंग द लेटर एक्ट वर रिपील्ड। The abolition of Privy Council Jurisdiction Act 1949 was however continued। तो ये जो नया हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट आया वो इंडिपेंडेंस एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 with all enactments amending और supplementing the letter act were repealed। तो वो सारे डिसमिस हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन का अपना जो नियम कानून है वो चलने लगा। बट द एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949 वाज हाउएवर कंटिन्यूड। बट ये प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन का जो एक्ट था ये कंटिन्यू किया गया था, कंटिन्यू हो रहा था। तो इसको याद रखने वाली बात है कि प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन इसमें क्या है एक्चुअल में। बोलता है कि द एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949 वाज हाउएवर कंटिन्यूड। एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन, इसको देखना पड़ेगा थोड़ा। एबोलिशन मतलब तो डिसमिस कर दिया गया ना, तो प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन क्या है वो। अब देखो, एक्सपर्ट्स कमिटी ऑफ द कांग्रेस। While elections to the Constituent Assembly were still in progress, on July 8, 1946, the Congress Party appointed an experts committee for the purpose of preparing material for the Constituent Assembly. The committee consisted of the following members. Later, on the chairman's proposal, it was resolved that Krishna Kripalani be co-opted as member and convener of the committee. The committee had two sittings, the first at New Delhi from July 20 to 22, 1946, and the second at Bombay from August 15 to 17, 1946. Apart from a number of notes prepared by its members, the committee discussed the procedure to be adopted by the Constituent Assembly, the question of the appointment of various committees, and the draft of a resolution on the objectives of the Constitution to be moved during the first session of the Constituent Assembly. On the role played by this committee in the making of the Constitution, Granville Austin, a British constitutional expert, observed it was the Congress Experts Committee that set India on the road to her present Constitution. The committee members, working within the framework of the Cabinet Commission scheme, made general suggestions about autonomous areas, the powers of provincial governments and the centre, and about such issues as the princely states and the amending power. They also drafted a resolution closely resembling the objectives resolution. अब देखो, criticisms of the Constituent Assembly. The critics have criticized the Constituent Assembly on various grounds. These are as follows: not a representative body, क्योंकि directly elect नहीं हुआ था; not a sovereign body. The critics maintained that the Constituent Assembly was not a sovereign body as it was created by the proposals of the British government. टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि बहुत टाइम लगा था ये सारे। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का मेजोरिटी था। लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, क्योंकि ज़्यादातर लोग लॉयर था, पॉलिटिशियन था। डोमिनेटेड बाय हिंदूज, ये भी एक कंप्लेन था, ठीक है। तो विंस्टन चर्चिल कमेंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंट ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। तो ये विंस्टन चर्चिल ने ये बोला था कि एक ही कम्युनिटी इसको लीड कर रहा है। और लॉर्ड विस्काउंट साइमन, मतलब साइमन ने बोला था कि ये एक बॉडी ऑफ हिंदूज है। तो ये सारे क्रिटिसिज्म था, ये इसके क्या परिणाम है पता नहीं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन देखेंगे तब पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखो,
एलिफेंट वॉज अडोप्टेड, यहाँ से बहुत सारे एसएससी वगैरह में क्वेश्चन आ जाएंगे। तो एलिफेंट वॉज अडोप्टेड एज द सिंबल सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, याद रखना है। सर बी.एन. राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। एच.बी.आर. आयंगर वॉज द सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। एस.एन. मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये सारे नाम तो इतना नहीं आएगा, बट ये इंपॉर्टेंट है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो लिखा था, जो हैंड रिटन था, तो वो कौन लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैंड रिटन बाय हिम इन ए फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल। The original version was beautified and decorated by artists from Santiniketan, including Nandlal Bose and Bewhar Ram Manohar Sinha. Bewhar Ram Manohar Sinha illuminated, beautified, and ornamented the original preamble, calligraphed by Prem Bihari नारायण रायजादा, मतलब नंदलाल बोस एंड बेहर राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने उसको जो है डिजाइन किया था, डेकोरेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन का पेजेस को। और ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा उसको जो लिखा है वर्ड से, लाइन से उसको लिखे थे, मतलब लिखे थे एक्चुअल में। कैलीग्राफी, द कैलीग्राफी ऑफ द हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय बसंत कृष्ण बोइतो एंड एलिगेंटली डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड बाय नंदलाल बोस। तो हिंदी वर्जन भी निकाला गया था जिसको लिखा था बसंत कृष्ण बोइतो, और इसको भी डेकोरेट किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा। अब हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिंदी लैंग्वेज। लेटर a provision in this regard was made by the 58th Constitutional Amendment Act of 1987. This amendment inserted a new article 394A in the last part of the constitution, that is part क्या ये 22. This article contains the following provisions: the president shall cause to be published under his authority। अच्छा, द प्रेसिडेंट इसको पब्लिश करेगा द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, द मॉडिफिकेशंस व्हिच आर नेसेसरी टू ब्रिंग इट इन कन्फर्मिटी विद द लैंग्वेज स्टाइल एंड टर्मिनोलॉजी अडॉप्टेड इन द ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट। मतलब हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, बट हो सकता है कि ट्रांसलेट करते वक्त वो मीनिंग चेंज हो जाए, बट वो प्रेसिडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका ध्यान रखना, ये सब बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, द ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश। तो जिसने भी अमेंडमेंट होगा उसको भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा। द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश्ड शैल बी construed to have the same meaning as the original text in English. Yes, if any difficulty arises in this matter, the president shall cause the Hindi text to be revised suitably. The translation of the constitution and its every amendment published shall be deemed to be for all purposes its authoritative text in Hindi. तो ये था, ठीक है। यहाँ पर चैप्टर हमारा खत्म होता है। ये सारे टेबल्स यहाँ पर दिया गया है। तो हमने देखा कि जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो सारे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर टाइम टेकन बाय द फ्रेमर्स ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन। तो बाकी जो है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन देखो लेस देन 4 मंथ्स में बन गया था। कनाडा का 2 ईयर एंड 6 मंथ, लगभग हमारे जैसा टाइम लग गया था इसको भी। और हमारा 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज। ऑस्ट्रेलिया का देखो अबाउट 9 ईयर्स लगे थे भाई और साउथ अफ्रीका 1 ईयर में बन गया था। ऑस्ट्रेलिया का 9 ईयर लग गए, क्यों भाई? ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल्स रिलेटेड टू शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट हिंदी टेक्स्ट एंड अपील्स एट ए ग्लांस, ये सब, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया, नॉट एज पर द बट एज पर आवर सीक्वेंस, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर को पढ़ेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट ये जो भी है हमारा सीक्वेंस में देखने पड़ेगा, मेरे को याद नहीं है। तो हमने, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी सजेशंस हो तो आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए।